हेलो बच्चों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोर-शोर से लगे होंगे। यदि आप एसएसटी में 20 में से 18 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो यह वीवीआई सेट आपके लिए रामबाण है, क्योंकि इसमें पूछे गए हर एक प्रश्न बार-बार बोर्ड परीक्षा के द्वारा पूछा गया है। इसीलिए पिछले 5 वर्षों में जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, उसे हमने एक वीडियो सीरीज़ बना रखा है। तो इसे आप देखिए और अंत तक देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में आपको सहायता करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी। तो भारत में सबसे पहली बार आय का अर्थ है कि राष्ट्र से जो कितने पैसा कमाया एक साल में, इसकी गणना को जो किया था, सबसे पहले अनुमान लगाया था और गणना करने का प्रयास किया था, तो वो हुआ था सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? यानी कि इन सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटका? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है कि किसी राज्य या देश के द्वारा एक वर्ष में की गई कुल अर्जित संपत्ति में उस राज्य के या उस देश के जनसंख्या से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मान लो एक राज्य ए है और एक साल में कुल पूँजी कमाया ₹100 और ए में 10 व्यक्ति रहता है ए राज्य में। तो इसके द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे तो इसका भागफल आएगा 10, यानी कि राज्य ए का प्रति व्यक्ति आय हो गया ₹10। इसका तो इस यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन-सा है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा, क्योंकि गोवा एक सबसे पहले छोटा राज्य है, आमदनी ज़्यादा है, जनसंख्या कम है और आमदनी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्रोत है पर्यटन का। यहाँ पर पर्यटक बहुत सारे आते हैं, है ना? गोवा जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर्यटक ज़्यादा आने के कारण इसकी जो आमदनी है या बहुत अधिक है और जनसंख्या कम होने के कारण इस राज्य का प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी थी? यानी कि गरीबी का कुचक्र, गरीबी एक कुचक्र है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बताया था? यानी किसने समझाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैगनर नरकस। इसका स सबसे पहले गरीबी कुचक्र की धारणा देने वाले जो व्यक्ति थे, उसका नाम था रैगनर नर्कस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद बताएँगे कि 20 में से आपको कितने प्रश्न सही होंगे और साथ में ये भी बताते चलेंगे, आप क्वेश्चन कॉपी लीजिए, वीडियो को पॉज़ करके ए का के कौन-सा, बी का कौन-सा, सी का कौन-सा आपका सही होते जा रहा है, इस प्रकार से लिखते चलिए। जिससे होगा कि आपको आंसर करने में आंसर करने से आपको माइंड पे ज़ोर पड़ेगा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? यानी कि वित्तीय संस्था, यानी जहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। लेकिन बोल रहा है संस्थागत, संस्थागत का मतलब होता है सरकारी, यानी कि कौन-सा गैर सरकारी है, तो वित्तीय संस्थान है। व्यावसायिक बैंक, महाजन, सेठ साहूकार या रिश्तेदार। तो इन सब से भी पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये गैर सरकारी है ना? ये संस्थागत नहीं है, इसका कोई संस्था नहीं है। इ लेकिन व्यावसायिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, वो एक संस्थागत वित्तीय संस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो वाणिज्यिक बैंक था, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, है ना? उस सभी बैंकों का जो कमर्शियल बैंक है, उसमें से कुछ बैंक ऐसे थे जिसको राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी कर दिया गया था, सरकार उसे मान्यता दे दी थी। तो सबसे पहले बार कब हुआ था? तो सबसे पहले बार इसका हुआ था 1966 में या 1980 में या 1969 में या 1975 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। उसके बाद 1980 में भी कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा संस्थान भारतीय मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? यानी कि हमें इसमें से आरबीआई, संसद, एसबीआई या राष्ट्रपति में से ऐसा कौन-सा संस्थान है जो भारतीय मुद्रा क्या करता है, जारी करता है? यानी हमारे पास जो पैसा आता है, नोट आता है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप नोट के ऊपर में लिखे देखे होंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? आरबीआई, इसी को कहते हैं आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ही मुद्रा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है? यानी दीर्घकालीन लंबे समय के लिए कौन ऐसी संस्थान है जो ऋण यानी लोन देता है? लंबे समय के लिए लोन देने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि साख समिति। यानी कि अगर कृषि के लिए आपको लोन लेना है लंबे समय के लिए तो ये बनाया गया है नाबार्ड करके, नाबार्ड नाबार्ड करके केवल एक कृषि के लिए लंबे समय पर और सस्ते ब्याज दर पर लोन देता है। वैसे भूमि विकास बैंक भी लोन देता है लंबे समय के लिए, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि साख समिति। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कहने का मतलब बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? एसबीआई को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को या पंजाब नेशनल बैंक को? तो बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक, यानी सभी बैंकों का केंद्र कौन सा है? तो आरबीआई। यानी आरबीआई के गाइडलाइन के द्वारा ही के अनुसार ही सारे बैंकों को चलना पड़ता है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख समिति, सहकारिता एक प्रकार का ऐसे संस्था है जहां पर इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव, है ना? यानी बहुत सारे लोग मिलकर के एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इसी कारण से इसे सहकारिता कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ चलता है डेयरी उत्पाद, यानी सुधा का जो दूध होता है उसे एक डेयरी में हम लोग जमा करते हैं, उससे सभी किसानों को क्या मिलता है? पैसा। यानी किसान ही इसका मालिक है और किसान ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है सहकारिता समिति से। तो सहकारिता समिति भारत में कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1904 ईस्वी में। यानी कि भारत में शुरू हुआ था 1904 ईस्वी में, है ना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई जो बना था कब बना था, है ना? तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसके क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखो भारत की 2 राजधानी है, एक है प्रशासकीय राजधानी जिस जो है दिल्ली, और एक है वित्तीय राजधानी, जहाँ से पैसा का लेन-देन होता है। तो वित्तीय राजधानी के अंतर्गत वित्तीय राजधानी हम कहते हैं मुंबई को, और प्रशासकीय राजधानी हमारा है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुंबई क्या है हमारा वित्तीय राजधानी, और आरबीआई जो है हमारे देश के सबसे बड़े बैंक, बैंकों का बैंक, जहाँ पैसा की छपाई होता है, उसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? मुंबई में है। जितने बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान हैं, सारे के सारे मुंबई में है, इसीलिए मुंबई मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है, और पूरे देश को सँभाला जाता है, चलाया जाता है कहाँ से? दिल्ली से, इसीलिए दिल्ली को प्रशासकीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में के सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि भा सकल घरेलू उत्पाद कहने का मतलब है कि यानी कि प्रत्येक घर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन और पैसा का जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का होता है? 3 क्षेत्र बताए गए हैं। हमारे अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र बताए गए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है कृषि को, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है उद्योग को, और तीसरे क्षेत्र में रखा गया है सेवा को। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है सकल घरेलू उत्पाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यानी कि सबसे पहली बार मनरेगा कहाँ से शुरू किया गया था? तो सबसे पहले बार मनरेगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा के कुछ जिलों में शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बार शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि
कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसको बेचने के लिए विश्व बाज़ार यानी विश्व तक पहुँचाना, उसी को कहा जाता है वैश्वीकरण, है ना? हमारे जो भी सामान है उसे विश्व बाज़ार तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के कुल 5 अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ है ऐसा कंपनी जो एक साथ कई राष्ट्रों में काम करता है ना? कई देशों में अपना प्लांट लगा के रखा है, कई देशों में अपना बिज़नेस व्यापार करता है, वैसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला इनमें से सभी। तो ये जितने भी कंपनी है ये सारे क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सब अपने अलग-अलग देशों में अपना व्यापार शुरू करके रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुआ था? तो डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी इस ऑप्शन है आपके 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 यानी डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के एक शहर है जेनेवा, वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला प्रश्न वही आ गया कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर आप ज़रूर बताएँगे, अभी तुरंत-तुरंत बताएँ। क्या न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, जेनेवा है या रोम है? इसका उत्तर आप तुरंत बताएँगे, अभी हम बताए हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यानी कि उपभोक्ता को अगर मान लो कोई सामान तुमने खरीद के लाया और वो गलत पाया गया, तो उसके लिए हमें शिकायत करना है। तो शिकायत करने के लिए कितना शुल्क लगता है? ₹5, ₹10, ₹70? तो देखो सबसे पहले बार है कि 5 लाख से कम की कोई संपत्ति है, तो उसके लिए आप आवेदन शिकायत नहीं कर सकते। 5 लाख से अधिक है, तो उसके लिए 2000 से स्टार्टे होता है। अलग-अलग दर के लिए अलग-अलग उसका शुल्क है। तो 2000 कम से कम 2000 तो यहाँ इसमें से कोई नहीं है। पचास ₹5 10 ₹70 ₹10 यहाँ पर कोई उत्तर नहीं सही। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आपको आवेदन शुल्क लगेगा 5 लाख से ऊपर की जो भी संपत्ति है उस पर ही आप क्या लगा सकते हैं शिकायत कर सकते हैं। वो भी कम से कम 2000 से स्टार्ट होता है क्या आवेदन शुल्क। तो इसके साथ अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि उपभोक्ताओं के लिए क्या अधिकार है ना? और क्या अधिकार दिए गए हैं, इसके लिए एक उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? तो 15 मार्च को प्रति वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के अंतिम प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ था? यानी कि ये कानून कब पारित हुआ था? तो ये कानून पारित हुआ था 1986 में। कब पारित हुआ था? 15 अप्रैल 1986 को ये पारित हुआ था, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण का यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना? और इसी को कब बना ये कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। तो यहाँ तक आपने 20 प्रश्न में से कितना लिखा सही किया, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। अगर इसका वीडियो यानी पार्ट 5 चाहिए, तो आप कमेंट में यस लिखेंगे, तो इसका हम पार्ट 5 लेकर के आएँगे। और हाँ, अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।